हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वोल्टेज सोर्सेज के बारे में देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज सोर्सेज, जैसे कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है और एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है। हम लोगों ने करंट सोर्स के बारे में भी देखा था। करंट सोर्स के बाद में हम लोग बात कर रहे थे बेसिक एलिमेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। वी नो दैट देर आर थ्री टाइप ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स जो कि हम नेटवर्क एनालिसिस में यूज़ करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज रजिस्टर, second one is inductor, and third one is capacitor. We have already talked about the resistor in the last lecture. You can refer to the my last lecture in the YouTube channel. Now in this class we will talk about the inductors and capacitor. These all are generally passive elements, but inductor and capacitor are energy storing element. They can store energy for I think some for some amount of time, मतलब कुछ समय के लिए ये इंडक्टर और कैपेसिटर कुछ देर के लिए ये एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ये कैसे बनते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल, इनकी क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, वी विल सी वन बाय वन। ओके, सो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं। Capacitor basically consists of two conducting surfaces on which charge may be stored, and these two conducting surfaces are separated by a thin insulator. It can be a thin insulator, it can be a dielectric, है ना? But the property of that dielectric or that material which is present between these two conducting surfaces must be insulator. तो अगर मैं इसका एक तरह का मैं रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करूं, then these are my two conducting plates and this is insulator. तो ये एक तरह का मेरा कैपेसिटर हो सकता है, ठीक। अगर मैं जनरली मैं इसके मैथमेटिकल रिलेशनशिप के बारे में बात करूं करंट और वोल्टेज के, this I equal to C dV by dt। ये रिलेशन कहाँ से आया है मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद क्लास में अभी मैं आपको बताऊंगा हमारे लेक्चर की आने वाले पार्ट में। बट नाउ अब इस किस तरीके से सर चार्ज स्टोर होता है, किस तरीके से आगे की चीज़ें होती हैं। अगर मैं इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक बैटरी को अगर लगा दूं, प्लेस कर दूं, तो इस बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल इस वाली जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, इस पर एक पॉजिटिव करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा। रिलेटिवली यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज स्टोर करेगा। अब ये जो पॉजिटिव करंट है ये इस बैटरी के टर्मिनल से निकलते हुए कहाँ तक, इस वाले कंडक्टिंग सरफेस तक तो आ जाएगा, बट इस इंसुलेटर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही? तो ये जो पॉजिटिव जो फ्लो ऑफ करंट है कहाँ तक जाएगा, ये इसके कंडक्टिंग सरफेस तक तो जाएगा, लेकिन इस कंडक्टिंग सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इस इंसुलेटर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो जो भी चार्ज होगा वो सारा का सारा चार्ज इन प्लेट्स पर एक्यूमुलेट होगा। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। इसी को हम बोलते हैं चार्ज स्टोरिंग प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, ठीक। ये बात सभी को समझ में आ गई? तो ये चार्ज है, ये चार्ज एक्यूमुलेशन ऑन प्लेट होगा, चार्ज एक्यूमुलेशन ऑन प्लेट।
ये कंडीशन कब होती है? जब हम बैटरी लगाते हैं, मतलब कोई एक डीसी सोर्स लगाते हैं। बेटा ये बात सभी को समझ में आ रही है? क्या होगा सर, जैसे ही हमने 5 वोल्ट की, फॉर एग्जाम्पल हमने ये 5 वोल्ट की बैटरी लगाई या 9 वोल्ट की हमने बैटरी लगाई, एक डीसी बैटरी लगाई, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही एक साइड में, एक प्लेट पे जाके पॉजिटिव जाके चार्ज बैठ जाएगा, एक प्लेट पे जाके नेगेटिव चार्ज बैठ जाएगा। सर ये बैठ क्यों गया? सर ये मूव, कंटिन्यूस मूव क्यों नहीं कर रहा है बैटरी के लगाने से? क्योंकि सर बीच में ये इंसुलेटर प्रेजेंट है। दिस इंसुलेटर, इन दिस इंसुलेटर द चार्ज कैन नॉट ट्रेवल। यही तो प्रॉपर्टी होती है इंसुलेटर की। इसीलिए हम एक कैपेसिटर को बनाने के लिए बीच में इंसुलेटर लगाते हैं। क्यों? बिकॉज वी वांट टू स्टोर द चार्ज फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक, ये कहानी किसके लिए? जब हमने डीसी सोर्स लगाया। बट अगर हम एसी सोर्स को प्लेस करें, अगर हम लोग एसी सोर्स को प्लेस करें, तो मैं एक छोटा सा मैं इसका एक सर्किट डायग्राम बना देता हूँ जिससे कि थोड़ी चीज़ क्लियर हो जाएगी। दिस इज माई कैपेसिटर, आई हैव प्लेस्ड वन एसी सोर्स। ठीक, क्या कोई करंट फ्लो करेगा सर डीसी सोर्स के लिए? नो सर, जैसे ही ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, नो करंट फ्लोज। ठीक है, बट अगर मैंने एक एसी सोर्स लगाया है तो इससे क्या कंडीशन होगी? जैसे ही मैं एसी को अप्लाइड करूंगा कैपेसिटर के लिए, यू नो दैट व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसी? सर एसी में एक पॉजिटिव साइकिल होती है, एक नेगेटिव साइकिल होती है। मतलब ये कि जो आप वोल्टेज आप अप्लाइड कर रहे हैं, दैट मस्ट बी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। वो कुछ इस तरीके का होगा, एक पॉजिटिव साइकिल होगी और एक नेगेटिव साइकिल होगी। सर जैसे यहाँ पर सर एक पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, एक नेगेटिव वोल्टेज आएगा। इससे क्या होगा कि जैसे ही हम कैपेसिटर के अक्रॉस हम एसी को अप्लाई करेंगे, पहले पॉजिटिव साइकिल पे प्लेट्स क्या होंगी? चार्ज होंगी। प्लेट्स आर चार्ज्ड इन पॉजिटिव साइकिल। और जैसे ही हमारी ये नेगेटिव साइकिल आएगी टाइम के साथ में, तो क्या होंगे? डिस्चार्ज होंगे। डिस्चार्ज ऑल्टरनेटली। अगर हम पॉजिटिव चार्ज को देखें कि सर पहले क्या होगा? सर पहले पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं कहां पर? इस प्लेट पर। और जैसी नेगेटिव साइकिल होगी, पॉजिटिव चार्ज क्या जाएंगी? यहां पर जाएंगे। तो क्या हो रहा है? एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज प्रेजेंट है इस एसी की वजह से। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? नहीं समझ में आ रही है? कि इस एसी सोर्स की वजह से क्यों ऐसा क्यों सर वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है? तो पॉजिटिव साइकिल में तो सर ये वाली प्लेट क्या होगी? चार्ज होगी। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? इस प्लेट के ऊपर जाएगा। और जैसे ये नेगेटिव साइकिल आएगी, ये सारा पॉजिटिव चार्ज लौट के कहाँ जाएगा? बैटरी की तरफ जाएगा। तो क्या होगा सर? ये एसी सोर्स से लेकर और ये प्लेट के बीच में, ये एसी सोर्स से लेकर और ये प्लेट के बीच में कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज प्रेजेंट है ड्यू टू इट्स ऑल्टरनेटिंग करंट इन नेचर, ड्यू टू इट्स एसी इन नेचर। इसकी वजह से यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगा। क्यों करंट फ्लो करेगा? क्योंकि नेट चार्ज तो प्रेजेंट है ना। इस करंट को हम बोलेंगे कंडक्टिंग करंट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये कंडक्टिंग करंट कहां से कहां तक है? इस एसी सोर्स से लेकर ये प्लेट तक। इसी तरीके से यहां पर भी चार्ज प्लेस होगा, यहां पर भी चार्ज फ्लो करेगा। एक नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर नेगेटिव चार्ज लौटेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज लौटेगा। वो तो दोनों ही प्लेट के लिए सेम कंडीशन होगी। तो यहां पर भी ये करंट फ्लो करेगा। उस करंट का नाम क्या होगा? कंडक्टिंग करंट। तो मेरी बात समझ में आ रही है? एसी सोर्स से लेकर प्लेट के बीच में, बिकॉज ड्यू टू द नेचर ऑफ एसी ऑफ सोर्स, मतलब सोर्स के एसी नेचर की वजह से जो प्लेट्स की चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग हो रही है ऑल्टरनेटली, इसकी वजह से एक कंडक्शन करंट फ्लो करेगा और उसको हम क्या बोल रहे हैं? जेसी। हेंस एक कंडक्शन करंट फ्लोज। दिस थिंग इज क्लियर? बट सर करंट फ्लो करने के लिए तो पूरा सर्किट क्लोज होना चाहिए। अभी तो आपने मुझे ये बताया कि एसी सोर्स से लेकर प्लेट के बीच में जो करंट फ्लो करेगा, उस करंट का मैं नाम क्या बोलूंगा? उस करंट का मैं नाम क्या बोलूंगा? कंडक्टिंग करंट बोलूंगा। पर सर इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में ये होगा कि आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि इस प्लेट पर एक चार्ज था, उस चार्ज की डेंसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी जो फ्लक्स डेंसिटी है वो भी चेंज होगी। फ्लक्स डेंसिटी चेंजेस विद टाइम। बेटा ये बात समझ में आ रही है सभी को? कि सर ये चार्ज हुई, फिर डिस्चार्ज हुई, तो इस प्लेट के ऊपर क्या कंडीशन है? इस प्लेट के ऊपर सर ये कंडीशन है
कि जो इसका चार्ज है इस प्लेट के ऊपर, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, एक चार्ज होगा, तो उस चार्ज की वजह से जो इसका चार्ज है, वो चार्ज डेंसिटी है, वो चेंज होगी। चार्ज डेंसिटी की वजह से क्या होगी, इसकी फ्लक्स डेंसिटी चेंज होगी, और फ्लक्स डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, जिसकी वजह से फ्लक्स डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के चेंज करने की वजह से अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन एक करंट डेंसिटी एग्जिस्ट करेगी इस प्लेट के बीच में, और उस करंट का नाम हम बोलते हैं जेडी, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। एक्चुअली ये कंसेप्ट जो है वो ईएमटी का कंसेप्ट है। अगर आप लोगों ने ईएमटी एक बार पढ़ा होगा तो आप बड़े आराम से इसको पहचाने होंगे, व्हाट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। बट मैं फिर आपको बता देता हूं कि जब भी किसी कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर अगर उसका चार्ज चेंज हो रहा है, चार्ज डेंसिटी चेंज हो रही है, अगर मेरी ये कंडक्टिंग प्लेट है, अगर मेरी यहाँ पर चार्ज डेंसिटी चेंज हो रही है with respect to time, due to this variation of flux density, due to the variation of flux density with respect to time, there is one more current flows and that current is called as displacement current। उसका रिलेशन क्या होता है, मैक्सवेल इक्वेशन से उसका रिलेशन आता है। तो बात समझ में आ गई। तो सर एसी सोर्स से लेकर प्लेट के बीच में एक कंडक्टिंग करंट फ्लो करेगा, और इन प्लेट्स के बीच में एक करंट एग्जिस्ट करेगा। क्यों, तो किसकी वजह से, एक एसी सोर्स की वजह से, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हमें एक नेट करंट कैपेसिटर के अक्रॉस इस सर्किट में हमें मिलेगा। दिस थिंग इज क्लियर। सर एक मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि क्या ये डीसी सोर्स में एग्जिस्ट करेगा? नो। डीसी सोर्स में कंडीशन क्या है कि जैसे ही आपने यहाँ पे डीसी सोर्स लगाया, जैसे ही आपने बैटरी लगाई, बैटरी के पास में एक फिक्स वोल्टेज है, इस टर्मिनल में +5 है, इस टर्मिनल में माइनस, इस टर्मिनल में प्लस पॉजिटिव टर्मिनल है, इस टर्मिनल में नेगेटिव टर्मिनल है। तो जितना भी चार्ज होगा वो एक बार उसको जाके चार्ज कर देगा। डीसी सोर्स हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहता है, तो जिसकी वजह से ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑल्टरनेटली नहीं होगी। सर ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑल्टरनेटली नहीं होगी तो सोर्स से लेकर प्लेट के बीच में क्या कोई करंट फ्लो करेगा? नो। सर जब नेट करंट ऑफ फ्लो, नेट चार्ज फ्लो ही अगर नहीं है, एक बार जो होना था वो हो गया, उसके बाद फिर वो बंद हो जाएगा, तो क्या कोई कंडक्शन करंट फ्लो करेगा? नो। स्टार्टिंग में करेगा बट आफ्टर स्टेडी स्टेट इट विल बी जीरो। सर क्या एक डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करेगा? नो, क्योंकि चार्ज डेंसिटी एक बार जाके जैसे चार्ज हो जाएगा, देन चार्ज डेंसिटी विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हेंस नो डिस्प्लेसमेंट करंट विल फ्लो फॉर डीसी सोर्स। ये जो कहानी है कंडक्टिंग करंट और कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट वाली कहानी, ये सिर्फ एसी सोर्स के लिए एग्जिस्ट करती है। आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर। ओके, नाउ सर ये चार्ज कितना स्टोर होगा फॉर डीसी सोर्स, उसके लिए ओम्स लॉ हम कहते हैं कैपेसिटर इज लीनियर विद चार्ज वोल्टेज रिलेशनशिप। सर कितना चार्ज स्टोर होगा मेरे प्लेट्स के ऊपर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड टू द कैपेसिटर। दिस वोल्टेज इज डीसी वोल्टेज। सर डीसी वोल्टेज आप कितना अप्लाइड करेंगे उतना ही चार्ज स्टोर करेगा, और इसी को हम कहते हैं ओम्स लॉ फॉर कैपेसिटर। ओम्स लॉ फॉर कैपेसिटर, ठीक है बेटा, यू नो दैट व्हाट इज। अब मैं इसका क्या करूं, मैं इसका बेटा एक काम करता हूं, इसका मैं ये प्रोपोर्शनलिटी उठा देता हूं, तो Q इक्वल टू सी वी, वेयर C इज कैपेसिटेंस एंड कांस्टेंट ऑफ proportionality, constant of proportionality, and what is the unit of C is farad। ठीक, ये बात सभी को समझ में आ गई। अब सर मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस इक्वेशन का, ये जो सामने मेरे इक्वेशन है, इसका मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन कर देता हूँ दोनों साइड में, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। तो मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी।
C इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो बेटा C का डिफरेंशिएशन तो नहीं, तो ये dV by dt होगा. What is dq by dt? is current I इक्वल टू C dV by dt. जो मैंने ऊपर रिलेशन लिखा था वो प्रूफ हो गया. चलिए, आई नो अब यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी. इसके आगे अगर मैं वोल्टेज निकालना चाहता हूँ कि कितना वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस, तो व्हाट कैन आई डू? इंटीग्रेट कर दीजिए इस रिलेशन को. V इक्वल टू 1/c माइनस इन्फिनाइट से t I ऑफ इंटू डी टी. अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं इंटीग्रेशन को, तो क्या आ जाएगा रिलेशन? 1/c माइनस इन्फिनाइट टू 0 I ऑफ t इंटू डी टी प्लस 1/c 0 to infinity I of t into dt. This can be called as V of 0 minus, and this is called as 1/c as same 0 to infinity I of t into dt. This V of 0 minus is called as initial voltage at the capacitor. Initial voltage. जब हम ट्रांजिएंट को देखेंगे तब हम इस बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे कि इनिशियल वोल्टेज का मतलब क्या होता है. तो V ऑफ t इक्वल टू V ऑफ 0 माइनस प्लस 1/c 0 से t I of t into dt. So this is the net voltage for capacitor. ठीक, इसके बारे में नाउ अब हम बात करते हैं पावर. या एनर्जी. एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सर ये समझने की जरूरत है कैसे एनर्जी स्टोर हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में. तो आप देखिए, दिस इज माय कैपेसिटर. आपने यहाँ पर एक डीसी सोर्स लगाया. इस डीसी सोर्स की वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा, एक यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा. बट सर वी नो दैट कि अगर कुछ चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, एक एनर्जी स्टोर होगी. तो हम क्या कह सकते हैं कि द पावर स्टोर्ड, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, तो ये हम बात करें तो नाउ सम एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक. व्हाट इज द पावर रिलेशनशिप बेटा? P इक्वल टू V ऑफ इंटू आई, ये हमें पता है. नाउ वी नो दैट व्हाट इज V. यहां पर V क्या है? V क्या है यहाँ पर? V तो हम V को, अच्छा V को V रखते हैं. I क्या है? I को हम देख सकते हैं C dV by dt. तो पावर का रिलेशन क्या आ गया? C V इंटू dV by dt. दिस इज पावर. ठीक, बट हमें क्या निकालना है? हमें एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर निकालना है. एनर्जी स्टोर्ड, व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड? E इक्वल टू P इंटू डी टी. P का रिलेशन आप यहां से रखिए, तो क्या आएगा? सी वी इंटू डी वी बाई डी टी इंटू डी टी. डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो रिलेशन क्या आ जाएगा? हाफ सी वी स्क्वायर. एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला क्या है? हाफ सी वी स्क्वायर. ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई. तो हमारे पास अभी तक क्या हो गया है? अभी तक हमारे पास में जो रिलेशनशिप आए हैं कैपेसिटर के हिसाब से, जो रिलेशनशिप आए हैं जो हमें याद रखने हैं कंक्लूजन. द फर्स्ट वन इज, यहां से लिख लेते हैं. First one is Q equal to CV. Second one is I equal to C dV by dt. Third is V equal to V of 0 minus plus 0 से t 1/c IT into dt. And fourth one is energy stored equal to half CV square. ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमको कैपेसिटर के लिए हमको याद रखने हैं. ठीक है, ओके. इनको मैं ऐसा करता हूँ, एक बार बॉक्स में इनको मैं बंद कर देता हूँ, जिससे कि ये रिलेशन हमें याद रहेंगे. ठीक है, चलिए.
तो ये कहानी तो अभी तक हमको ये चीज़ हमको समझ में आ गई। दीज फॉर्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक छोटी सी एनालिसिस और कर लेते हैं जो जनरली हमारे बारे में बात करते हैं। नोट करके इन चीज़ों को जान लेते हैं। नोट, फर्स्ट इज अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन फॉर डीसी सोर्स, ये चीज ध्यान देने वाली चीज है। किसके लिए? डीसी सोर्स के लिए कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट मतलब सर ये कि डीसी सोर्स के लिए अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन सर्किट। मतलब आपका कैपेसिटर कहीं भी लगा हुआ है और वो ओपन सर्किट है, वो डीसी सोर्स लगा हुआ है और कैपेसिटर उस सर्किट में आ रहा है, तो यू हैव टू पुट योर कैपेसिटर एज ओपन सर्किट। बट सर ऐसा क्यों? ऐसा बेटा इसलिए कि आई नो दैट फ्रॉम द सेकेंड रिलेशनशिप दैट आई इक्वल टू सी dv by dt and we know that for DC source V equal to constant। तो V अगर constant है तो बेटा इसका जो डिफरेंशिएशन है इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और करंट 0 कहाँ होता है? ओपन सर्किट में। ये तो बात सभी को पता ही है, ओपन सर्किट। ये बात बेटा सभी को समझ में आ गई। चलिए दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको याद कर लेते हैं, समझते नहीं हैं। कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। कैपेसिटर कभी भी सर्किट के अंदर एकदम सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को नहीं अलाउ करता है। क्यों? ऐसा क्यों सर? ऐसा आपने क्यों बोला सर? ऐसा बेटा इसलिए बोला कि अगर मैं I इक्वल टू सी dv बाई डी टी करूँ। सर ये सर्किट किस तरीके से है सर? पहले तो आप मुझे ये बताइए ये क्या चीज़ है। सर ये देखिए कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक कैपेसिटर है और मैंने यहाँ पर एक 3 वोल्ट की बैटरी लगाई और तुरंत ही बेटा t इक्वल टू 0 सेकेंड मैंने लगाई और मैं कह रहा हूँ कि 0 सेकेंड इसी एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम मैं 3 वोल्ट की जगह एकदम उठा के क्या कर दूँ 5 वोल्ट कर दूँ, तो क्या कैपेसिटर अलाउ करेगा? क्या कैपेसिटर उसको चेंज करेगा? नो। ऐसा क्यों? इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। अगर मैं सडन चेंज की बात कर रहा हूँ तो आप मुझे बताइए कि dt की वैल्यू, एक dt अगर ये बात करूँगी, एक कांस्टेंट करंट है, एक फाइनाइट करंट है मेरे किसी भी कैपेसिटर में, और मैं सडन चेंज ऑफ वोल्टेज की बात करूं, सडन चेंज का मतलब क्या होता है? एकदम का मतलब dt की वैल्यू मतलब चेंज इन टाइम कितना होना चाहिए? टेंड्स टू 0 होना चाहिए। बेटा ये बात समझ में आ रही है? सडन चेंज, एकदम चेंज का मतलब क्या है कि सर एक पलक झपकते ही एकदम चेंज, मतलब टाइम जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। तो मैं dt को क्या कह सकता हूँ? 0 कह सकता हूँ। तो बेटा देखो dt की वैल्यू अगर 0 हो गई, dt की वैल्यू अगर 0 हो गई, बस 0 के नज़दीक पहुँच गई, तो तुम मुझे ये बताओ कि करंट कितना हो जाएगा? करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन्फिनाइट। मतलब सर ये कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर आपको वोल्टेज का सडन चेंज करना है देन यू नीड क्या? इन्फिनाइट करंट। यू नीड इन्फिनाइट करंट। क्या ये पॉसिबल है? नो, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। किसी भी सर्किट को इन्फिनाइट करंट देना एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दैट्स व्हाई आई से दैट कैपेसिटर कैन नॉट या डजंट अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। ये बात सभी को समझ में आ गई? सडन चेंज वोल्टेज करने के लिए dt को क्या करना पड़ेगा? टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा। dt को जैसे 0 करूंगा तो I का ये जो एक्सप्रेशन है I की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनाइट। मतलब यह है कि आपको इस सर्किट को इन्फिनाइट करंट देना पड़ेगा। बेटा क्या ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में, क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट इट इज पॉसिबल? नो, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। दैट्स व्हाई वी से दैट कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
आने वाले जो यूनिट्स हैं, जो पार्ट्स हैं हमारे, उनमें ये बहुत काम देने वाली हैं। चाहे आप ट्रांजिएंट एनालिसिस के बारे में बात करें या फिर आप स्टडी स्टेट एनालिसिस के बारे में बात करें, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इंटरकनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स भी देख लेते हैं कि व्हाट इज इंटरकनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। जब बात कर ही रहे हैं तो सर इनकी भी बात कर लेते हैं, इनको भी यहीं खत्म कर देते हैं। सर देयर कैन बी टू टाइप ऑफ इंटरकनेक्शन, द वन इज सीरीज एंड सेकंड वन इज पैरेलल। ठीक है बेटा, तो एक बार सीरीज के लिए देख लेते हैं। वैसे तो आप लोगों ने सबने ये स्कूल में पढ़ा हुआ है, बट हम देख लेते हैं एक बार कि सर सीरीज की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं दो कैपेसिटर लगा देता हूँ। देयर इज C1, देयर इज C2 एंड दिस इज सम सोर्स। ये एक लगा हुआ है, यहाँ पे एक I करंट फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज V1 है, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज V2 है। वी नो दैट इन सीरीज इसके अक्रॉस अगर मैं V के बारे में बात करूँ तो V की वैल्यू क्या होगी, V1 प्लस V2, ये हो जाएगा बेटा। अगर मैं नेट कैपेसिटर इस पूरे डायग्राम, इस पूरे सर्किट का C मानूं, अगर मैं नेट कैपेसिटर कितना मानूं, नेट कैपेसिटर में अगर C मानूं तो V के लिए क्या रिलेशन होता है, मैथमेटिकल रिलेशन अभी हम लोगों ने देखा था बेटा, माइनस इन्फिनाइट से T 1/C I ऑफ T इंटू dt, ये रिलेशन होता है। सर ये सीरीज है तो मुझे पता है कि सर V1 के लिए भी करंट क्या होगा, C1 के लिए भी करंट क्या होगा, I होगा, C2 के लिए भी करंट क्या होगा, I होगा, बट इनके रिलेशंस क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। V1 के अक्रॉस क्या कैपेसिटर है, 1/C1 माइनस इन्फिनाइट से T I ऑफ T इंटू dt 1/C2 माइनस इन्फिनाइट ऑफ T I ऑफ T इंटू dt। तो ये देखिए सभी में कॉमन क्या रहा है, माइनस इन्फिनाइट बाई टी बाई टी 1/I इंटू डी टी, सब में कॉमन है तो वी कैन कैंसिल दैट। तो रिलेशनशिप क्या बनेगा, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। मतलब सीरीज में अगर है तो हमें कैपेसिटर इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं, अगर मेरे n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अगर सीरीज में है तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा उनका, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 and so on. This is for series combination of capacitors. ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूं, पैरेलल इंटरकनेक्शन के बारे में बात करूं, तो किस तरीके से बन जाएगा पैरेलल इंटरकनेक्शन। सर मेरे पास दो कैपेसिटर है, एक C1 है, एक C2 है, देयर इज सम वोल्टेज सोर्स दैट इज V, यहाँ से एक करंट फ्लो कर रहा है I, देयर इज वन करंट इज I1, दिस करंट इज I2। ठीक है, तो सर मुझे पता है कि फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन V तो सभी में क्या होगा, बराबर होगा, V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2, दिस इज V1, दिस इज V2। तो सर V तो सर क्या है, सभी में बराबर है। बट सर करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, एडिटिव इन नेचर होता है, I1t प्लस I2 ऑफ t। ठीक है सर, मुझे पता है कि मेरा जो I ऑफ t है उसका रिलेशन क्या होता है, C dV बाई dt। फॉर I1 फॉर कैपेसिटर, थोड़ा मैंने ये गलत लिख दिया थोड़ा सा, जस्ट वेट अ मिनट, दिस मस्ट बी, क्योंकि C1 के अक्रॉस करंट हम क्या लिखेंगे, I1 लिखेंगे, C2 के अक्रॉस करंट क्या लिखेंगे, I2 लिखेंगे। ठीक, हाँ, तो I1 क्या होगा सर, I1 की वैल्यू होगी C1 dV1 बाई dt, बट हमने देखा कि V1 हमारा किसके बराबर है, V के बराबर ही है, तो हम इसको dVt भी देख लेते हैं। सर इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा, C2 dV बाई dt। सर dV बाई dt कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, वैल्यू क्या बचेगी, C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो जनरल फॉर्म में मैं किस तरह से लिख दूँ, फॉर जनरल अगर मेरे n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर इन सीरीज तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन। दिस इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप ध्यान करिए सर, ये रजिस्टर से जस्ट अपोजिट है। रजिस्टर में सर सीरीज में ये वाला रिलेशन आता है, ये वाला,
और पैरेलल में रिलेशन जो कैपेसिटर की सीरीज में आता है वो वाला आता है, तो सर दे आर जस्ट अपोजिट फ्रॉम द रजिस्टर। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट, देखिए कैपेसिटर में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा भी मैं अभी आपको नहीं बोलना चाहूँ, आप समझेंगे सर कैपेसिटर में तो भी और भी सारी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेटवर्क एनालिसिस दैट मस्ट बी सफिशिएंट। हमारे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाए गेट एग्जाम की, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, उसके लिए काफ़ी है। मेरा काम ये नहीं कि मैं आपको पीएचडी करा दूँ पूरे सब्जेक्ट को लेकर, नो, मेरा जो काम है, मेरा जो मकसद है वो सिर्फ ये कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वो ये कि हमें एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझनी चाहिए। अगर हम पीएचडी करने जा रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट पीएचडी करना है, बट अगर हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो उसका रिक्वायरमेंट बेटा होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। उसके लिए ये इस सब्जेक्ट के लिए, इस एग्जाम के लिए दैट मस्ट बी सफिशिएंट फॉर कैपेसिटर। इसके क्वेश्चन अभी हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा। अभी मैं आज की क्लास में आपको इंडक्टर बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग केवीएल केसीएल पढ़ेंगे, और जैसे ही केवीएल केसीएल कवर हो जाएगा हमारा, उसके तुरंत बाद हम लोग एक पूरी क्लास नेटवर्क अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्लास करेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला जो हम एलिमेंट देखने वाले हैं, द लास्ट एलिमेंट इज इंडक्टर। दिस इज बेसिक एलिमेंट। जो हमने 3 बेसिक एलिमेंट्स लिए हैं, जिसमें पहला हमारा रजिस्टर था, वो हमने लास्ट क्लास में देखा, हमने एक कैपेसिटर देखा, एंड द थर्ड वन इज इंडक्टर। सर इंडक्टर होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है। आप क्या कीजिए, आप एक वायर को लीजिए, एक लेंथ हो जिसकी L, और उस वायर को ट्विस्ट कर दीजिए। ट्विस्ट करने का मतलब समझ रहे हैं? उस वायर को घुमा दीजिए तो उसके अंदर कुछ कॉइल्स बनेंगी, और जो कॉइल्स बनेंगी और जो एक वायर हमारा जो कॉइल फॉर्म में जो प्रेजेंट होगा उसी को हम क्या कहते हैं? इंडक्टर। बेटा दिस थिंग इज क्लियर। मतलब ये कि एक आप वायर लीजिए, वायर को आप ट्विस्ट कर दीजिए इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, जिसमें बहुत सारी n नंबर ऑफ, जिसके अंदर क्या होंगे? टर्न्स होंगे, और उसी को हम कहते हैं इंडक्टर। इंडक्टर इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो सर इंडक्टर से ही बनता है इंडक्टेंस। व्हाट इज इंडक्टेंस? इट इज अ प्रॉपर्टी which always oppose any change of magnitude or direction of electric current passing through conductor। मतलब सर ये कि इंडक्टर जिसकी एक प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमेशा करंट के, मैं किसी भी तरह करंट के, मैं फ्लो करने की बात नहीं कर रहा हूँ, करंट में किसी भी तरह का चेंज उसके मैग्नीट्यूड में, उसके डायरेक्शन में, उसका वो हमेशा अपोज करेगा, ठीक है। अब सर दिस इज माई इंडक्टर। जैसे ही इस इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगा, यहां पर इंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और जैसे ही सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे ही आप करंट को चेंज करेंगे, जैसे ही आप करंट को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है वो भी चेंज होगी, और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, इट इंड्यूसेस ए वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कॉइल। आपको मेरी बेटा बात समझ में आ रही है? मैंने बोला ना कि जैसे ही कि ये इंडक्टेंस जो है वो हमेशा क्या करता है? वो हमेशा करंट के चेंज को अपोज करता है। तो सर ये कहानी, ये तो आपने समझ बता दिया सर कि करंट के चेंज को अपोज करेगा, बट कैसे करेगा? कि जैसे ही आप एक करंट फ्लो कराना शुरू करेंगे इंडक्टर के अंदर, वो सबसे पहले एक कॉइल्स के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा,
और जैसे ही आप करंट को अब चेंज करेंगे, कोई करंट को चेंज को अपोज करना है ना उसको बेटा, तो क्या जैसे ही आप करंट के को चेंज करेंगे वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक वोल्टेज को इंड्यूस करा देता है कॉइल के अंदर। वो वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा है इंडक्टर के अक्रॉस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंज के। और ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चेंज इन करंट। बट ये बात समझ में आया आपको? वोल्टेज कैसे क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंज किसकी वजह से हो रही है, करंट के चेंज होने से। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है, ये जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है कॉइल के अंदर, वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन करंट। यहां पर जैसे ही मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी उठाऊंगा तो रिलेशन आएगा V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, वेयर L इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं, सॉरी, एंड द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। सर क्या यहां से मैं करंट का रिलेशन निकाल सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम? यस बेटा, बाय विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाट इज आई ऑफ टी, माइनस इन्फिनिटी इंटू टी वी इंटू डी टी एंड 1/L। यहां से क्या आएगा, 1/L माइनस इन्फिनाइट से 0 वी ऑफ टी इंटू डी टी प्लस 1/L 0 से लेकर इन्फिनिट, 0 से लेकर टी v of t into dt. So I will call it as I of 0 माइनस, तो मेरा I of t का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, I of t इक्वल टू I of 0 माइनस प्लस 1/L 0 से t v of t into dt. This is my total current in the inductor. ठीक बेटा, ये बात सभी को समझ में आया? नाउ द अगेन इज पावर स्टोर्ड, कितना पावर स्टोर्ड होगा इन द इंडक्टर, वी नो दैट द रिलेशनशिप इज P इक्वल टू V इंटू आई। हमारे पास है V का रिलेशन कुछ है, यस है सर, है L डी आई बाई डी टी इंटू आई। This is the power stored in the form of inductor, but we are more interested in the energy stored in the inductor. Energy stored in the inductor equal to P into dt इंटीग्रेशन। तो यहां से हम क्या करेंगे इस रिलेशनशिप से, E L डी आई बाई डी टी इंटू आई इंटू डी टी से डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा रिलेशन, और इंटीग्रेट करेंगे तो रिलेशन क्या निकल के आएगा, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। तो एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये बात सभी को समझ में आ गई? तो यहाँ पे हम कुछ कंक्लूजन लिख लेते हैं फॉर्मूले के। First one is V equal to L di by dt. Second one is I of t equal to I of 0 minus plus 1 upon L 0 से लेकर t V of t into dt. And third is energy stored in the inductor is half Li square. So these are the important formulas for इंडक्टर। ये फॉर्मूले हमको अपने नेटवर्क एनालिसिस में ध्यान रखने हैं।
यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज का हमें ध्यान देना है, जैसे हमने कैपेसिटर में ध्यान रखा था। द फर्स्ट वन इज अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन for a DC source, inductor behaves as short circuit। सर ये कैसे? We know that V equal to L di by dt, और आपको ये बात पता है सर कि फॉर DC सोर्स के लिए करंट क्या होगा? कांस्टेंट। इनकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी टी क्या हो जाएगा? जीरो। तो v इक्वल टू जीरो, v इक्वल टू जीरो बेटे किस कंडीशन के लिए होता है? शॉर्ट सर्किट के लिए। सर कैपेसिटर अंडर स्टडी स्टेट फॉर डीसी सोर्स के लिए क्या होता था? ओपन सर्किट। इंडक्टर क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है? कैपेसिटर का याद रखना है और इंडक्टर का याद रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंडक्टर does not allow sudden change of current। ये तो हमने अभी बात कर ही ली है। अलाउ ही नहीं करता था सडन चेंज ऑफ करंट। कैसे बेटा? V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। दिस इज माई इंडक्टर, इसके अक्रॉस मैंने एक सोर्स लगाया हुआ है। अब तुम देखो कि सडन चेंज ऑफ करंट मुझे करना है, डी आई का सडन चेंज ऑफ मुझे करंट करना है तो डी टी क्या होना चाहिए? डी टी टेंड्स टू जीरो, और डी टी की वैल्यू टेंड्स टू जीरो होगी तो वी की वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनाइट। मतलब सर ये कि अगर इंडक्टर के अक्रॉस आपको सडन चेंज करना है तो आपको कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा? इन्फिनाइट आपको वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। क्या बेटा रियल लाइफ में दिस इज पॉसिबल? नो, इट इज practically impossible। बेटा ये बात सभी को समझ में आ गई? सर what is a capacitor? What does capacitor do? Capacitor does not allow the sudden change of voltage. What inductor? Inductor does not allow the sudden change of current, because for the sudden change of current in across the inductor there must be an infinite voltage applied across the inductor। Can it be practically possible? No, it is practically impossible। Okay, for in the case of capacitor, capacitor does not allow sudden change of voltage, because for sudden change of voltage there must be an infinite current available in the circuit। Is this practically possible? No। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान सभी को समझ में आ गई? ये दोनों की प्रॉपर्टी दोनों को बहुत ध्यान से आपको याद रखनी है, ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्टर। इसमें एक इंटरकनेक्शंस और देख लेते हैं इंडक्टर के हम। इंटरकनेक्शन ऑफ इंडक्टर्स, इट कैन ऑल्सो बी ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज सीरीज एंड सेकेंड वन इज पैरेलल। तो सबसे पहले हम सीरीज देख लेते हैं। सर दो इंडक्टर लगा दीजिए, दिस इज L1, दिस इज L2। हमने यहां पर एक सोर्स लगा दिया, ठीक है? हम जानते हैं सर सीरीज के लिए वोल्टेज एडिटिव इन नेचर होते हैं, तो V इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2। नेट इंडक्टेंस में L मान लेता हूं एंड द करंट मस्ट बी सेम फॉर द सर्किट। तो दिस इज L डी आई बाई डी टी इक्वल टू L1 डी आई बाई डी टी प्लस L2 डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी विल कैंसिल बिकॉज इट इज सेम फॉर ऑल द थ्री कंपोनेंट्स। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी? L1 प्लस L2। मतलब सीरीज में सर मैं जनरलाइज कर सकता हूँ रिलेशन को। जनरल अगर मेरे n इंडक्टर्स मेरे सीरीज में लगे हुए हैं देन आई कैन कॉल इट एज L इक्वल टू L1, L2, L3 एंड सो ऑन।
for series interconnection. For series interconnection. For parallel, लगा देते हैं कनेक्शन सर. दिस इज L1, दिस इज L2. पैरेलल में एक इसके हम सोर्स लगा देते हैं. यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगा I2, यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगा I1 और यहाँ पर एक नेट करंट है I. इन तीनों के ही अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा बिकॉज वी नो दैट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशंस, फॉर पैरेलल ब्रांचेस द वोल्टेज विल बी सेम V1 V2 V. तो हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2. बट द करेंट मस्ट बी एडिटिव इन नेचर फॉर पैरेलल कनेक्शंस. तो I इक्वल टू I1 प्लस I2. सर हमें करंट का रिलेशन पता है फॉर इंडक्टर वन अपॉन L V of t into dt equal to 1 upon L1 V1 t into dt, but V1 is equal to Vt, so we will directly take it as Vt. 1 upon L2 Vt into dt. Vt into dt integration Vt into dt will be cancelled out from all the three components. Then the relation will be called as 1 upon L equal to 1 upon L1 1 upon L2. इसको मैं जनरलाइज कर सकता हूँ. अगर मेरे n इंडक्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ 1 अपॉन L इक्वल टू 1 अपॉन L1 1 अपॉन L2 1 अपॉन L3 एंड सो ऑन. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्टर्स. तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स के बारे में देखा कि हमारे एग्जाम रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज और क्या क्या रिलेशंस को याद रखना है. In the next class, we will see the KCL and KVL and some different definitions of elements, different classification of elements like active elements, passive elements, lumped elements, distributive elements, linear elements, non-linear elements. We will see that. और उसके तुरंत बाद जैसे ही वो हमारा ये टॉपिक खत्म होगा, ये थ्योरेटिकल पार्ट क्लोज होगा, देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स. तो आप सभी लोग, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर. आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे वाले क्लासेस को फॉलो कीजिए. थैंक यू सो मच.